एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं द्वारका में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे केसी गुप्ता जी से। लेखिका हैं, 7 किताब लिखी हैं, अमेजोन पे भी आप इनकी बुक्स पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, हिंदी को बहुत अच्छी तरह से किताबें लिखी हैं और हिंदी को पूरे भारत में फैलाना चाहती हैं। आजकल ज़माना थोड़ा सा डिजिटली हो गया है, लोगों को इंग्लिश पे ज़्यादा भरोसा हो गया है। हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता और जो पढ़ना चाहता है वो भी चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूं और इंग्लिश वाला चाहता है कि मैं हिंदी सीखूं। तो आज हमारे साथ में केसी गुप्ता जी और हम बातचीत कराएंगे आपकी और एक एक पहलू पे बात करेंगे। मैडम जी नमस्कार। 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 सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने समय दिया आपका। जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद है कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ कहने का, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। तो मैम लेखिका हो, बोलते ना एक लेखक होता है ना, उसकी जो कवि शैली होती है थोड़ी अलग होती है। मतलब हर चीज़ को एक मतलब कम बोलना हो, ज़्यादा लिखना। तो आप ये जो हमारी बुक्स साथ में कोरोना काल में आपने देखा, दूसरा आपने नारी पर लिखा है सामाजिक ज्वलन वाला। ये कौन कौन सी किताबें हैं आपकी? मेरी सबसे पहली कविता की किताब आई थी रूह की आवाज़ जी। उसके बाद रूह का नाता, वो भी पोइट्री के ऊपर ही थी। फिर उसके बाद परिप्रेक्ष्य, जो ये आपके हाथ में है, नारी से जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा है, लोगों से और भी दूसरे मुद्दे हैं, जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं सब कवर किए हुए हैं इसमें। उसके बाद फिर कोरोना काल पे मैंने 2 वॉल्यूम लिखे हैं। जब पहली लहर आई थी उसके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए। और फिर उसके बाद दूसरी लहर आई, वो तो सभी को मालूम है कि कैसे लोगों के दिल दहल गए थे, तो उसको कवर अप किया। और फिर एक ई बुक भी है मेरी, लेट मी कम आउट, वो इंग्लिश पोइट्री के ऊपर है। वही जैसे आप अभी कह रहे थे कि हिंदी जो है वो अब डिजिटलाइजेशन हो गया है और लोग जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा स्टेटस सिंबल भी समझते हैं और प्रेफरेंस भी देते हैं। चाहे हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी को बढ़ावा देने की, अपनी मातृभाषा है हमारी, पर आयरनी ये है कि हमारी जो हिंदी है हमारे बच्चों की वो कमज़ोर होती जा रही है डे बाय डे। तो कोशिश यही है कि वो हिंदी का जो परचम है वो बुलंद हो, लोग पढ़ें उसे और अपनी मातृभाषा को जो है गर्व से बोलें और पढ़ें। मैडम जी बात करूं जी, आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी का एक प्रोफेशन है। बिजनेस में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, लेकिन एक लेखक का जो काम होता है ना, वो हर चीज़ को एक गहराई से देखता है, दिखता है और लोगों तक अपने विचार पहुंचाता है। तो आपको इस ज़िंदगी में कौन से मुद्दे अहम लगे कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? जैसे मैं बात करूँ, हम जब नेताओं से बातचीत करते हैं तो हर आदमी बोलता है हमने नारी के लिए काफ़ी काम किया, जैसे हमने CCTV लगाए, उसके साथ में हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी सुरक्षित नारियाँ नहीं है। लेकिन आप जब एक चीज़ किताबों में लिखते हो, हर चीज़ एक पॉइंट भी जो ज़िंदगी से जुड़ा, तो कैसे आप मतलब इसको लाइन अप करते हो? देखिए, हमारे एक्चुअली भारतीय संस्कृति का जो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है वो ये है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं जी। तो हमारी कथनी और करनी में जो है ना वो फ़र्क रहता है हमेशा। हाँ, वो है। तो जहाँ तक पॉलिटिक्स की भी बात है, तो पॉलिटिशियंस भी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो वो चीज़ जब एक हो जाएगी, जब लोग जो थॉट प्रोसेस है आपका वो सेम होगा जो आपका एक्शन है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो सोशल मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम नारी के एम्पावरमेंट की जैसे बात करते हैं, तो उसको भी अगर हम देखें तो हम बात तो एम्पावरमेंट की बहुत करते हैं, पर आज भी मेंटली जो है वो कहीं ना कहीं वो इतनी मॉडर्नाइजेशन के बाद भी नारी को उसी तरीके से देखा जाता है। उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। जो बाहर जा भी रही हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है अभी भी। अभी जैसे पीछे अभी अंकिता मर्डर केस हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से मतलब उसको फोर्स किया जा रहा था। हाँ, अभी श्रद्धा का केस है, या बहुत सारे। तो वही है, मतलब सिक्योरिटी अभी कहाँ है? वो सिक्योरिटी तब आएगी, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली तब होगी जब हम मतलब चाहेंगे। वैसे तो वुमेन को मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 कविताएं भी इस पर लिखी हैं। वुमेन ऑलरेडी एम्पावरमेंट है कुदरत की तरफ से। ये तो हमारा सोशल जो ताना बाना है ना, उसमें ऐसा बना हुआ है कि उसको दबाया जाता है। नहीं, मैं कल एक मुद्दे की बात और बताऊं आपको। कल मैं ना जैसे सोशल मीडिया पर किसी एक लेडीज़ का जो अभी एक MCD में मेयर वो बनी है, जस्ट निगम पार्षद, और उसका हस्बैंड ही सब काम करता है। तो जब उसके पूरी प्रोफाइल देखोगे तो नाम लेडीज़ का और काम हस्बैंड का, लेकिन जब सरकार बोलती है हमने 50% आरक्षण कर दिया, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, वो सिर्फ किताबों में या एक इसके लिए है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। इसको लेके एक सीरियल भी बना हुआ है जिसमें कि वो महिला जो है वो
उम्मीदवार हैं पर पीछे से उनके जो है हस्बैंड ही वो सब कुछ चलाते हैं। और ऐसे ही होता है, मतलब अगर जब तक चेक नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मैं अब RW मैं प्रेसिडेंट भी रही हूँ अपनी सोसाइटी की, और मैं एडवाइजरी कमेटी मेंबर भी रही हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हूँ। बट मैंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट MC रिज़ाइन कर दिया इसलिए क्योंकि कोई भी चेक नहीं है वहाँ पे कि MC के जो और मेल मेंबर्स हैं वो वुमेन मेंबर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ मेरे को, लेखिका को कितना बदला है भारत, ये बताइए। भारत देखिए, बदला भारत तो तब बदलेगा जब भारत का हर आदमी बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी। अभी जो हमारी यंग जनरेशन है उसका सोच बदला है, उसकी वजह से कुछ लोग भी मतलब अब साथ तो चलना ही पड़ता है कुछ लोगों की, सुधार हो रहा है। हाँ, मतलब पढ़ाई एजुकेशन बढ़ रही है, अगर एजुकेटेड होगा सब तो वो बढ़ेगा। बट वो जो रूट्स है हमारे यहाँ वो वही है, अभी भी मेल जो है ना डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वो चेंज धीरे धीरे ही आएगा। उसके अब चेंज लाते लाते हमारा लॉस भी बहुत हो रहा है। लोगों को अपने राइट्स की अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है पर अपनी ड्यूटीज़ कोई जानता ही नहीं है, तो उसका भी एक लॉस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइसिस में जा रही हैं एम्पावरमेंट के साथ साथ, क्योंकि मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है। वुमेन्स को जो राइट दिए जा रहे हैं उसका भी वो मिसयूज़ हो रहा है। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बनेगा बैलेंस, वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ आप मतलब आप कोई लॉ बनाते हैं या आप कोई योजना बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, जब तक उसके ऊपर चेक नहीं रखा जाएगा। नहीं, चेक रखने वाला है भी तो नहीं ना। अभी ये देखो, पॉइंट करने चाहिए अभी ना। मैं एक बात बता दूं, आप बात करें, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच बदला, लेकिन पावर मतलब सोनिया गांधी के हाथ में है। मतलब आप बोलोगे यदि महिलाओं की ताकत नहीं, तो मैं बता देता हूँ ताकत। और भारत की राष्ट्रपति अभी बनी है मुर्गम, वो भी एक महिला है। ऐसा नहीं है, सरकार कोशिश तो कर रही है ना। नहीं, कोशिश तो कर रही है। या फिर आप ये लग रहे हो कि नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो भी एक मतलब बेसिकली नहीं कोशिश कर रहे हैं, पर वो कोशिश में पूरा वो नहीं है ना। एक मैंने अपना आर्टिकल लिखा था जब मैंने ये पीछे एक फिल्म आई थी थलाइवा करके कुछ आई थी कंगना रनावत की, उसमें दिखाया गया कि असेंबली में कैसे जयललिता जी के हाथ बाल पकड़ के उनको खींचा गया था। तो फिर अगर असेंबली में ऐसा केस हो सकता है तो क्या कोशिश हो रही है फिर? अच्छा, असेंबली में कितने लोग होते हैं और सारे जो पावर भी थी, सब कुछ था। तो एक पावर वाली वुमेन को असेंबली में इतने लोगों के सामने जब खींचा घसीटा जा सकता है तो वो एम्पावरमेंट का एक्शन क्या हुआ? बिल्कुल आपकी बात फिर एक्शन क्या हुआ? आदमियों के साथ नहीं होता। नहीं होता, सभी के साथ है। मैं ये नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ कि मिसयूज भी होता है, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रॉपर चेक, फिर उसके बाद फर्दर एक्शन क्या हुआ? तो कैसे सुधारेगा? आप बुक्स लिख रहे हो, लोगों तक मैसेज जा रहा है, लेकिन फिर भी कितने मैं तो यही समझती हूँ कि आप कोई भी अगर चीज़ उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो, उसके ऊपर चेक की ज़रूरत है ना। तो वो चेक कहीं ना कहीं हम लैग कर देते हैं, हम बना के छोड़ देते हैं। आगे उसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं होता कि वो चीज़ अगर मैंने कोई योजना बनाई है वो उस तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, ये भी तो देखना जरूरी ना। खाली डेटा थोड़ा चाहिए, एक डेटा हिट करने के लिए नहीं चीज़ें बनानी चाहिए ना। वो अगर भारत में डेटा ही ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, कह सकते हैं ऐसा ही है, डेटा ही चलता है सब जगह पे जी। ऐसा है तो वो यहाँ भी चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। भारत में कुछ ज़्यादा ही चलता है यहाँ लोग काम, और मेरे ख्याल से लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा काम जो है ना मतलब हो जाना चाहिए, दूसरे का हो ना हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम खुद ही गलत लोगों को चुन लेते हैं अपने फायदे के लिए, पर्सनल। उसमें सोसाइटी के लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स होती है कि लोग सोचते हैं कि जी मेरा काम मतलब आप सोसाइटी से भी परेशान हो तो पूरा भारत कैसे मतलब ये बात नहीं, हम परेशान नहीं है। देखो, आपको रहना तो उसी में ही रह पड़ता है जो आप हैं, जो उसमें हैं। हम परेशान नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें पीस में रहना है तो पीस के लिए एफर्ट भी तो करें ना। अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो भ्रष्टाचार के लिए एफर्ट भी तो करें ना। तो सही लोगों को लेके आए, फिर अपना थोड़ा साइड में रखना पड़ता है ना, कि ये नहीं है कि नहीं जो मेरा काम करेगा वही मतलब आए, और दूसरा तो चलो वो सानू की वाली फिलॉसफी जो है ना पंजाबियों की जो होती है कि भाई मुझे क्या है, मेरा काम हो जाना चाहिए। भाई अपने घर की सफाई कर लो, दूसरे के घर के आगे कूड़ा चाहे कर दो, खुद ही कर देते हैं। मैंने एक चीज़ और बताओ, ये जितने भी लेखक और कवि होते हैं ना, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। वो मतलब कोशिश करते हैं चेंज लाने की, जब आना शुरू हो जाता है तो उससे निकल जाते हैं पतली गली से। मैं बात कर रहा हूँ कुमार विश्वास भी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी खड़ी, बहुत मेहनत करी। अभी आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, निकल नहीं जाते हैं। देखो, लेखक का काम होता है लिखने का, और मैं ये मानती हूँ कि अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है।
अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है, खुलकर जो बोले तो तख्त पलट जाए। जी। तो अगर लेखक चाहे तो वो चेंज ला सकता है, उसका काम है लिखना। समाज की तरफ उसका दायित्व है कि वो जो समझता है कि गलत है उसकी आवाज़ उठाए, लोगों को जागरूक करे। अब वो तो डिपेंड करता है ना कि कितने लोग जागरूक होते हैं, पर आप अपना प्रयास ख़त्म नहीं करते हैं। लेखक लिखना नहीं छोड़ देता है, निकल जाते हैं। अब वो तो पॉलिटिक्स में वो उतर आए थे, तो पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह, उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप उसमें ठहरना चाहते हैं या नहीं ठहरना चाहते हैं। जब आपको लगता है कि भाई अगर गंदगी में ही आपको घसीटा जा रहा है ज़बरदस्ती बिना कुछ, बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं पॉलिटिक्स होती है वो टोटली गंदगी है, राजनीति नहीं, ये मैं ही नहीं बोलती हूँ, मेरे ख्याल से हर आदमी यही बोलता है जी पॉलिटिक्स में तो बदमाशी जाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बोलते हैं। पर बात ये है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए भी तो उतरना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गंदगी को साफ करने के लिए उतरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि गंदगी साफ करने वाला क्या हर आदमी तो गंदा नहीं है ना, राजनीति की बात करूँ तो। नहीं, मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह रही। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम, मतलब इतने लाल बहादुर शास्त्री हैं और बहुत सारे लोग हैं, इंदिरा गांधी है, सबके नाम बड़े गर्व से लिए जाते हैं, अच्छे उससे लिए जाते हैं। ये तो अपना डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को कितना संभाल सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। पर वही वाली बात है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप उस चीज़ को कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं। बीइंग अ राइटर तो आप लिखना तो बंद नहीं कर सकते, आपके पास कलम है, आपके पास राइट है आवाज़ उठाने की, आप जब चाहें आप लिख सकते हैं, जब चाहें आवाज़ उठा सकते हैं। और इमोशनल तो होना ही चाहिए, अगर आदमी इमोशनल नहीं है, भावुक नहीं है, तो वो जुड़ेगा कैसे किसी से भी। अभी बात करूँ महिलाओं के बारे में, फिर वहीं बात आता हूँ घूम फिर के। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए, और या फिर किताबों में लिखा है, या जैसे मैंने देखा आपका वेबसाइट काफ़ी अच्छी मतलब आपने जगह पे विजिट किया, काफ़ी लोगों के वेबिनार और सेमिनार के थ्रू आपने लोगों को शिक्षित किया, कितना % लोगों को सुधार पाए हो या एक अपना मैसेज दे पाए हो? नहीं, देखिए पर्सनल लेवल पे जो मैं कर सकती हूँ मैं पूरी तरह से करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के हर कार्यक्रम में हम जाते हैं, चाहे उनकी सिक्योरिटी से लेके हो या कोई भी चीज़ हो। मैंने पर्सनल लेवल पे अपनी, मेरी मेट थी, मैं विकासपुरी में जब रहती थी तो उसको मैंने पूरा पढ़ना लिखना, हिंदी लिखना सिखा दिया था उसको। तो नहीं, पर्सनल लेवल पे ये आदमी कर सकता है, दूसरे को तो अब कराना चाह रहा हूँ क्योंकि बात मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आप बोलो ना पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जिसके तार जुड़े सत्ता से जुड़े, और जो पैसा है वो सिर्फ सत्ता के अंदर है, यानी आपकी सरकार है तो आपके पास पैसा है, फिर आप सोशल काम ज़्यादा कर सकते हो। आप, मैं एग्जांपल दूँ, आप एक लेखिका हो, आप कमा रहे हो, चलो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, खर्चे भी है ना, आप सोशल काम में कितना लगा पाओगे, सेविंग भी चाहिए आपको। तो मेरा बेसिक ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वो मानो को आप जब बातें करते हो या अत्याचार होते हैं वहाँ पे खड़े होते हो, तो आपने ये नहीं बोला कि पॉलिटिक्स में आइए, एक अच्छे तौर पे अपने जो हुए हैं वो तो हो चुके हैं, ताकि देश के अंदर महिलाओं को भागीदारी तो बनना पड़ेगा अपनी मजबूती के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बनना पड़ेगा। मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि जो पावर में आते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, पर बात हमेशा हर चीज़ पैसे की नहीं होती है। पैसा भी ज़रूरी एक फैक्टर है, पर मेरे ख्याल से आप वॉलंटरी आप कितना दे सकते हैं, टाइम कितना डिवोट कर सकते हैं, पैसा लगाने वाले भी आपको मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे हम बहुत से एग्जांपल देखते हैं जो अभी कैमरे के सामने आते नहीं हैं कभी, बट वो बहुत काम कर रहे होते हैं। बहुत कम है लेकिन ऐसे नहीं, बहुत कम नहीं है, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो कैमरे के आगे नहीं आते, उनको वो मिलता नहीं है, वो मतलब आप कहें उनकी लाइट में नहीं आते हैं, तो इसलिए उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है। लोग बहुत हैं जो अपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम, आपको बता दूं कि आपने हमारा जब चैनल देखोगे तो हम वीक में 2-1 स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी सच्ची होती है, और वो बुजुर्गों को हम लिखते हैं। अरे ऐसे आदमी हैं हमारी नज़रों में जो 50 साल से 60 साल से ऊपर के हैं, और महिलाएं भी हैं, महिलाओं की भी मैंने डाला है। उन्हीं के बच्चों ने अपनी ज़मीन नाम करा लिया, प्लाट नाम करा लिया, और उनको छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और उसके ऊपर सरकार को क्या कुछ न कुछ कदम लिखना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ ये दिन मैं आपको लेकर चलूँ, उस पर भी बुक लिखो, आप किताब लिखोगे तो लोगों तक मैसेज आएगा। बिल्कुल, मैं एक वृद्ध आश्रम में गई भी थी, किसी NGO के साथ गई थी वहाँ पे। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे जितने भी वृद्ध लोग थे ना, सारे वो डिसेबल भी थे, मतलब मेंटली भी कुछ वो थे और फिजिकली भी, हो जाएगा ना इतना जो स्ट्रेस में आएगा, फिजिकली भी थे। तो उसको भी एक कपल ही कोई चला रहा है बहुत, और उनकी हालत इतनी बुरी थी वहाँ पे, एक मतलब बड़े से हॉल में कितने ही बेड लगे हुए थे, सारे उसी में ही थे। उनसे मैंने बहुत सारी बात की थी, और उसके ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा था कि उनको पानी की भी परेशानी है, वो रोज़ मतलब नहाने का भी उनको नहीं मिलता है, और उनके पास कुछ नहीं है।
पर वही है कि अब हमारा काम, मैंने वो जब देखी चीज़ कि वो गलत है, वहाँ पे उस चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने एक आर्टिकल पूरा इसीलिए लिखा कि कहीं ना कहीं तक तो आवाज़ जाएगी, पहुँचेगी। कहाँ तक पहुँच गई पता चला कुछ? वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे, क्योंकि मैंने उनको भी भेजा था आगे कि आगे फर्दर आए। वो कह रहे थे हमने अपने एमएलए अपने एरिया के उससे भी बात की है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, बट वो सॉर्ट आउट हुई नहीं है अभी। वही चीज़ है, यहाँ पे कई चीज़ें तो देखी अनदेखी कर देते हैं लोग, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है। कुछ मुझे एक तो ये फैक्टर भी है कि हर चीज़ आप चाहो कि वो आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लोगे या उसको कंट्रोल कर लोगे, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास कम है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो। लेकिन हमने जहाँ सर्वे किया 3-4 महीने से मैं इसमें लगा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप बिल्कुल बोल रहे हो कि बहुत कम है। साथ में सबसे बड़ी बात आती है वेस्टर्न कल्चर हावी है। आपने बोला ना इंग्लिश का, मैं इसलिए आपको ये बात बहुत अच्छा लगा कि आपने हिंदू की, जो हिंदी पढ़ा लिखा बंदा है कम, वो अपने माँ बाप को अच्छी तरह रख रहा है, लेकिन लोग चाह रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, दिखावा ज़्यादा है, अपने आप को हाई मतलब एजुकेटेड समझते हैं। माँ बाप जो घर में रहता है, तो आपको पता है यदि बीमार हो गया तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी, घर में बदबू भी आती है, दवाइयों की भी स्मेल आती है, तो वो चीज़ें वो रखना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर काम है। नहीं, ऐसे तो नहीं खैर कह सकते कि वेस्टर्न जो सोच रखते हैं या वो सारे ऐसे हैं, पांचों उंगलियां बराबर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वो आपका देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर आदमी का, माँ बाप भी कोशिश करते हैं, एनवायरनमेंट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मिल के एक संस्कार डेवलप होता है, और उसका जो पिछला संस्कार जो वो लेके आता है वो ज़्यादा हावी हो जाता है, तो उस हिसाब से उसकी सोच होती है। तो लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। माँ बाप को अगर कोई नहीं पूछेगा तो वो उसका कार्मिक अकाउंट आगे वैसे ही चलेगा। वो कहते हैं जो आपने बोया है वो काटोगे। हाँ, तो वो तो आगे सर्कल ऐसे चलता ही है। बाकी हमारे कल्चर में तो यही है कि बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, तो उस पर हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, और उन्हीं की आशीर्वाद जब बड़ों के लगते हैं तभी आप फलते फूलते हैं, मेरा तो ये मानना है। अभी मैं बात करूँगा कोरोना काल की। कोरोना काल आपको पता है काफ़ी भयानक रहा, काफ़ी लोगों की मौतें हुई। और जो भारत की बात करूं तो काफ़ी, जब बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में पूरा बजट लगाया और लोगों की जानें बचाई, और साथ में दिल्ली सरकार पे भी प्रश्न उठा कि ऑक्सीजन तक नहीं मिली लोगों को। हाँ, तो ये कहाँ तक सत्य है? और उसके बाद क्या इस बुक्स में वो भी लिखा है? बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। मैंने इसमें हर एक चीज़ को कवर किया है। जो ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिली है, दवाइयाँ नहीं मिली हैं, बेड्स की मतलब सेल तक हुई है। हम जिस टाइम भी घंटी बजती थी लोगों के कान ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि भी पता नहीं क्या घुसाने वाली है। हाँ, कि कुछ सुनने के लिए। लोगों के दिल दहल गए हैं, पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए, ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट, आई थिंक दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों का। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना होल्ड होता है, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, पर लैकिंग तो गवर्नमेंट की पूरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बहुत सारे जो हैं सफ़र किए हैं इस चीज़ को लेके, जिसका अगर पहले से अरेंजमेंट होता या वो कदम उठाए गए होते जो ज़रूरी थे, तो बहुत सी जानें बच सकती थी। बहुत से लोगों के घरों में, जिनके घरों में अंधेरा हो गया है, वो शायद रोशन होता। तो लॉस तो बहुत हुआ है। बात करूँ अभी मैं, आप पूरी एक पैनी नज़र रखते हैं दुनिया की, बाज़ार की भी, रोज़गार की, महंगाई की। महंगाई है क्या? महंगाई तो बिल्कुल है। मैंने महंगाई पे कविता लिखी है पूरी। महंगाई है। हाँ, लेकिन जब हम, एक बात बताता हूँ आपको, जब हम बीजेपी के नेताओं से, यानी जिसकी सरकार उससे मिलते हैं, तो बोला कि कोरोना काल में नौकरियाँ नहीं है, इसके कारण थोड़ा महंगा हुआ है और हम तो महंगाई पे काबू पा लेंगे। लेकिन जब आप विपक्ष की बात कर रहे हो तो कमर तोड़ महंगाई। राहुल गांधी ने भी आपको बताया महंगाई पर हल्ला बोल रैली की। तो महंगाई जब आम आदमी बीच में हम पहुँचते हैं तो रियल में महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी महंगाई है? महंगाई तो देखो ऐसे, अब हम बात करें, एक टाइम था जब धनिया मिर्ची तो मांगने ही नहीं पड़ते थे, आपको ऐसे मिल जाते थे। तो महंगाई तो यहीं से नज़र आ जाती है आपको कि आपको धनिया के लिए, जनता को बताना नहीं, वो मतलब आपसे मतलब वही है कि जनता से, कि जनता को भी समझ आता है ना कि हम जो दिन लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है। अब आप कह रहे हो कि भाई हम, सरकार ये कहती है, अब सरकार ने तो कहना ही है ना, सरकार अपने आप को डिफेंड करेगी, पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं तो वो तो बताते ही है ना कि महंगाई है। हम लोग जो खाते पीते हैं, हमें पता नहीं कि क्या महंगाई है, और कितना क्राइसिस चल रहा है। जॉब्स जो ये 2 साल जो, उस पर मैं आऊँगा। हाँ, उसके ऊपर अलग से हम बात करें। रोजगार तो आपको बताइए कि अग्निवीर लेके आए तो उसमें भी युवा रोज सड़क पर आए, और आजकल रोजगार का तो है ही नहीं। रोजगार जब आप
और सबसे बड़ी बात एक और है, रोजगार नहीं इसलिए महंगाई। मेरा एक पर्सनल व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको रोजगार, यदि मान लो कि एक नौकरी करने वाले को 15,000 की जगह आप 25,000 दे रहे हो, तो वो बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए उसको, दे देगा वो 500 200 हज़ार दो बिल। आप उसको फ्री की रेवड़ी क्यों दे रहे हो? तो मैंने कई MLA से ये बातचीत की और मैंने एक पर्सन भी किया कि आप फ्री की बजाय चीज़ दे रहे हो, तो आपको यदि फ्री करनी तो आप मेडिकल लाइन फ्री कीजिए, आप बिजली और पानी महंगा कर दीजिए ताकि कम यूज़ हो, आगे जनरेशन के काम आए। और आपको देना तो रोजगार दीजिए, यानी आपने 12,000 एक बंदे को आप दे रहे हो सैलरी, तो उसको 25 कर दीजिए। वो आदमी अपने घरों से खरीदेगा कि मुझे अपने पैसे से कुछ मैं खरीद के अपने परिवार के लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन घर खर्चे नहीं निकल रहे हैं, महंगाई इतनी कमर तोड़ है। इसलिए लोग बोलते हैं कि केजरीवाल को मौका दिया MCD में भी और आम आदमी पार्टी ने, और भारत का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि देश में रोज़गार नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो इस देश को कैसे निकाला जाए? आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉलिसी अपनाई जाए ताकि ये रोज़गार आ जाए? देखिए, अभी जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है, मैंने गिरती अर्थव्यवस्था के ऊपर भी लिखा है जी, मतलब छोटा कोई वैल्यू नहीं है आपने। मैंने कुछ नहीं छोड़ा हुआ। आप मेरी बुक अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारे आर्टिकल्स हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम छपते भी रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स अलग अलग जगह के, तो वहाँ छपते रहते हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, और बहुत सारी जगह पे छपते हैं, शाहजहानाबाद है, दूसरी जगह है। तो पर ये है कि देखो, सरकार जो है वो जो पिक्चर दिखा रही है जी, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए दिखाती है। मैं खुद हर से आदमी, हाँ, तो वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए दिखा रहे हैं। ओवरऑल भी, वर्ल्ड वाइज भी अगर हम देखें, जो आज इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो गिरता हुआ ही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो आप चाहे जितनी मर्जी, आप वो कहते हैं ना कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है, आ ही रहा है। श्रीलंका का जो हाल हुआ, जो और देशों का आगे आगे नज़र आ रहा है, बांग्लादेश है, ये है, तो अपना भी हम देख ही रहे हैं हमारा क्या हाल है। कोविड के टाइम में सारे जो कामकाज जो हैं सब ठप हो गए लोगों के, लोगों ने अपनी सेविंग्स से ही खाया है, सब कुछ किया है, कैसे सर्वाइव किया है। अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं उससे, हाँ बिल्कुल, उससे निभर, वही ये एक स्ट्रगल चल रही है लोगों की। हर कोई अब जो ये हर काम, वैसे तो देखा जाए तो मुझे लगता है आज हर बात करना भी एक काम है। अब ये हालत हो गई है बात करना भी काम है, अब ये हालत हो गई है, क्योंकि अब काम है ही नहीं, तो जो चीज़ जिसको जो मिलती है वो कर लेता है, वो कोशिश करता है कि उसी से ही कुछ मिल जाए। काम वही है, नौकरियां हैं नहीं है, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, चाहे उसको गवर्नमेंट किस तरीके से भी दिखाए, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी है, बाहर भी है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, तो सर्वाइवल तो डिफ़िकल्ट है ही है। दूसरा एक मुद्दे की बात और करूँ मैं, आजकल एक बड़ा मुद्दा अहम चल रहा है, राष्ट्रहित में वोट देना, मतलब एक देशद्रोही वाला है शायद, और उसके ऊपर आऊँगा मैंने, आपने भी भगवा पहन रखा है, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। आज वैसे ही पहन लिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो आजकल ये होगी कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है वो राष्ट्रहित में मतलब वोट देता है, और वो एक गैंग है, मतलब जो व्हाट्सएप पे चलती है, फेसबुक पे चलती है। अभी एक शाहरुख खान की मूवी आ रही है, मैं इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ, पठान आ रही है, तो उसमें दीपिका पादुकोण ने बोला कि भगवा रंग पहन के मतलब कि हिंदू धर्म को संकट में डाला। और अभी लोग तो आजकल आपको पता है कि 140 करोड़ भारतीय हैं हम, तो वो डालते हैं कि बीजेपी के सारे सांसद जैसे मनोज तिवारी हैं, उन्होंने भोजपुरी में सारे ही भोजपुरी में जो भगवा पहन के ही बनाए। तो ऐसे आपको ये नहीं लग रहा है कि एक धर्म का एक मतलब एक अफीम की तरह जिसका चसाया जा रहा है, ताकि लोग महंगाई पे बात न करें, नौकरियों के लिए बात न करें, और उसके बाद रोज़गार की बात न करें, और आप उसको एक धर्म का चस्का बना दो और वो अपना एक उसको चूसता रहेगा एक टॉफ़ी की तरह। देखिए, धर्म जो है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है हर आदमी का। ये किसी के कहने से, कोई रंग से रिलेटेड नहीं है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये आस्था का विषय होता है। तो इस पर किसी भी तरह की, मेरे को तो लगता ही नहीं कि किसी पॉलिटिशियन को या किसी भी आदमी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। हर नहीं, जो सत्ता में, मैं आपको बता दूं, मैं सत्ता में, वही पॉलिटिशियन जो सत्ता में है या जो सत्ता के बाहर भी हो या सत्ता में भी हो, जब धर्म एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत मामला है तो उसका कोई पब्लिकली किसी को भी उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई धर्म नफरत सिखाता नहीं, चाहे वो भगवा हो या हरा हो या नीला हो या पीला हो, कोई भी रंग हो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप क्या कहते हैं क्रूरता करो, नफरत फैलाओ या कोई ऐसी चीज़ करो। फिर हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष देश, मैं इसी पर हूँ। आपको ये नहीं लगता कि ज़बरदस्ती एक धार्मिक कट्टरपंथी पैदा की जाए ताकि लोग रोज़गार न मांगे?
और बेरोजगारी भी बात ही नहीं करें। हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि भाई लोगों को एक दूसरे राह आप हाँ। उसमें बिजी रख रहे हैं, एक चीज़ में बिजी रख रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ। कि बाकी और जो हाँ, आपके नहीं मुद्दे बात हैं वो है ही नहीं है। तो हर आदमी एक ट्रैक पे चल रहा जी, हाँ, है। यही बोलना कुछ चाह रहा मतलब आपको एक वो दिया जा रहा है कि आप इनसिक्योर हो कहीं, अपने ही देश में आप इनसिक्योर जी। अपने क्योंकि मैं ही। भी बड़ी गहराई से ये चीज़ देखता हूँ। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी हाँ। जिसमें एक तरफ पठान मूवी का मैंने कोट किया और दूसरी तरफ कल जो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता तो उसका मैंने कोट किया। तो उसमें दीपिका पादुकोण को बुलाया गया एक भारत के चीफ गेस्ट की तरफ से। यानी जब भारत में आप रहते हो तो उसी लड़की का विरोध होता है कि वो पठान जैसी मूवी बना रही है, और एक वही लड़की जब मोदी का नाम आता है तो वो बोलता है कि देश का नाम मोदी ने बड़ा किया। तो वो एक भारत के इस मतलब एक भारत के ही नागरिक वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ विरोध तो की विरोध नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने ये बोला कि क्या अभी भी बाइकआउट करना चाहिए, तो फिर भी वो मतलब 50% ये बोला करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कमेंट पूछे थे, ये चीज़ें मैं बोलना चाह जो रिजिड हो जाते हैं देखो किसी चीज़ के, फॉलोअर्स का जो होता है ना उनका, हाँ उनका कोई वो अपना स्टैंड नहीं होता, उनको सिर्फ फॉलो करना होता है, इसीलिए उनको फॉलोअर्स कहते हैं। फॉलोअर्स का मतलब क्या होता है कि आपका अपना कोई अपना स्टैंड नहीं है, आपको सिर्फ फॉलो करना है किसी चीज़ को, पीछे पीछे चलना है आपको। तो उसमें आपको कोई राय देने ही नहीं है, कुछ करना नहीं है, जो एक ने कह दिया, जो आपके लीडर ने कह दिया, आपको उसको फॉलो करना है। तो बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब जो फॉलोअर्स हैं उनको आप कुछ और सिखा नहीं सकते हो, कुछ और पढ़ा नहीं सकते हो। नाम दे दिया उनको। अब नाम तो देना ही पड़ता है ना। अब कोई इतने सारे जो धर्म खड़े हो गए हैं वो कैसे खड़े हुए हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं। जब मैं आज शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में कितने सुधार हुए हैं भारत में। आप बात करो आजकल डिजिटलाइज हुआ, साथ में आपको पता कोरोना काल में काफ़ी ऑनलाइन कंपनियां भी आई हैं। और अभी जो दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में शिक्षा पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? कहीं विजिट दिल्ली में? हाँ, मैं दिल्ली में जो इन्होंने स्कूल खोले हैं, कौन से स्कूल खोले हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कूल खोले हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल खोले हैं, नाम अभी मेरे से सीनियर सेकेंडरी नो इश्यूज। हाँ, सीनियर सेकेंडरी जो वो कितना परिवर्तन आया ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, बनाए तो उन्होंने बहुत अच्छे हैं। अब बर देखने में उनका सारा रूपरेखा जो है बहुत बढ़िया बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। पर मैं अब किसी क्लास में बैठी नहीं हूँ तो मैं अंदर की बात नहीं है, पर मैंने उनकी अप्रिसिएशन बहुत सुनी है कि जो चीज़ आप पब्लिक स्कूलों में देखते हैं वो वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो मैं उसमें गई हूँ, एक मुहूर्त में भी गई थी, एक बिल्डिंग उसके मतलब उसमें काम हो रहा है। पर जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने तो अब शिक्षा तो बिकाऊ ही हो गई है, उन्होंने तो बिल्कुल ही वो उठा रखी है, वो व्यापार ही हो गया। खाली स्कूल ही नहीं, हर इंडस्ट्री बन गई है। अब मेडिकल इंडस्ट्री, अब ये थोड़ा ना बोलते हो, खाली मेडिकल वर्ड थोड़ा कोई बोलता है, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई है, शिक्षा एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई है। तो सारी चीज़ें जब इंडस्ट्री हो गई तो हर कोई व्यापार हो गया। हाँ, व्यापार हो गया। अब हम कहें कि शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों का जो मोरल वो है वो तो सारा गिरता ही जा रहा है। मतलब मोरल वैल्यूज तो है ही नहीं है। आप लेखिका हो, आप भारत की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहते हो, और आपकी किन मतलब मुद्दों पर पैनी नजर है कि भारत में ये चीज़ हो तो अच्छी हो? भारत में सबसे पहले तो मैंने आपको चीज़ सबसे पहले यही चाहिए कि हम हिपोक्रेसी से बाहर निकलें, कथनी और करनी एक जैसी करें, सोच जो हमारी है और जो चीज़ें हम जो लॉ बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखें। जब तक कि हमें ये पूरा विश्वास ना हो जाए कि भाई हाँ, जो हम चाहते थे वो हमने टारगेट अचीव किया है, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचा है, वो काम हुआ है, और हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे। सबसे बड़ी बात ये है, जब इंसान जिम्मेदारी समझेगा तो फिर सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कितने, हम ही जाके कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी ये यहाँ नहीं फेंकना, क्योंकि ये यहाँ का रूल है। यहाँ आते ही हम जहाँ मर्जी थूक देते हैं, जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, कर नहीं पाते। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे वो चेक नहीं है, यहाँ वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है प्रॉपर किसी भी चीज़ का। इसीलिए हर आदमी सोचता है ना, भाई मैं अपने देश आ गया हूँ तो मैं, वो कहता है ना कि जानता नहीं मैं कौन हूँ। यहाँ हर आदमी के पास ये डॉलेग है, वो अपने आप को राजा समझता है कि भाई मैं तो, और लॉ तोड़ना तो और भी गर्व की बात हो जाती है। तो वो वाली चीज़ है, कुछ दहशत है, डर है, जो सोचता है कि भाई मैं सही बात करूँगा तो मुझे ही वो ट्रैक किया जाएगा, मुझे क्या कहते हैं डराया धमकाया जाएगा, या मेरे खिलाफ कोई एक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज एक बहुत बड़ी हमारी यहाँ की समस्या हो गई है आजकल।
जो है स्तर हर एक चीज़ का गिर गया है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे पढ़ाई का हो या लिखाई का हो, या किसी भी चीज़। अब हम रोज़ देख रहे हैं कोई किसी को छत से फेंक रहा है, कोई किसी का काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? मेरे को जहाँ तक लगता है कि शिक्षा की कमी और रोजगार की कमी। जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा तो उसकी जरूरत नहीं मैं तो रोजगार मुझे लगता है रोजगार की कमी है। वो ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे रोजगार नहीं है, जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। मतलब आदमी की जो सोच बढ़ चुकी है, पैसा चाहिए, पैसा आ नहीं रहा है। फिर क्या कि जो चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे माता पिता हो, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। बहुत सारी हैं। और जरूरतों का नाम लिया तो मैं एक चीज़ पर बात करूँ, भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार भारत में है कि नहीं है? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, यहाँ भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है ना। और हाँ, आदमी चाहता भी है। नहीं, सब लिखा हुआ है मैंने। अच्छा। आप एक मैं तो करंट टॉपिक पे भी लिखती रहती हूँ, और जो आता है, जो भी चीज़ सामने आती है मेरे, मैं उस पर लिखती हूँ। मेन मुद्दा यही है कि हम कहीं ना कहीं दिमागी तौर से जो है ना वो पीड़ित हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो सिकनेस हर आदमी में है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, पेशेंस ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। बिन बात की लड़ाई हो जाती, कोई बात नहीं होती, कोई मुद्दा नहीं होता। आप क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, आप कहाँ निकालोगे? कुछ तो करोगे ही ना। जब आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो मैं ये चाहती हूँ कि स्कूलों में शिक्षा की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन, एक प्रेयर जो होती है वो एक अलग चीज़ है। स्कूलों में मेडिटेशन मस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अचानक से प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। अगर ये स्कूलों में मस्ट हो जाए तो और वीक में एक बार पेरेंट्स का भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर स्कूलों में आप मस्ट कर देंगे तो आगे आगे वो फैलेगा ही फैलेगा ना। वो बच्चा जब हाँ करेगा, आप भी करोगे, आप जो बिल्डअप होगा उसके आगे बच्चे होंगे वो आगे वो। अगर स्कूलों में वो मस्ट हो जाए, एक ये मस्ट होना चाहिए, और एक जब हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस की, वो भी होना चाहिए, चाहे वो मार्शल आर्ट में हो या कैसे भी हो। ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहे हैं ना। हाँ, सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, ये नहीं कि भाई हम लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। लड़ाई के लिए तो वैसे ही फोर्सें इतनी तैयार होती ही रहती हैं रोज। हम बात लड़ाई तो नहीं आजकल, वैसे भी आजकल आपको बताऊं कि काफ़ी हथियार वगैरह और फौज भी डिजिटल हो चुकी है, तो लड़ाई तो होगी नहीं। होगा तो आज से 2011 में हमें सिखाया गया था। मैं भी नेवी से रिटायर हूँ, आपको बताऊँ। तब 2011 में हमें ऐसे लगता था कि जो हमारे कर्नल साहब उन्होंने बताया था कि अभी लड़ाई हथियारों से नहीं होगी, कृत्रिम वार होगा, यानी रासायनिक न्यूक्लियर वार होगा। वो कोरोना के रूप में आया। ये आपको मैं बताऊं कि अब लड़ाई हथियारों से नहीं होती, वो होती है छोट मोट, वो चलता रहता है जो पहले हुई थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा बोला कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस जैसे कि होते हैं, इसके ऊपर भी हमने बातचीत की, वो भी हम बातचीत ऑलरेडी वीडियो में डाल चुके हैं। और आपके लग रहा है कोई ऐसा लग रहा है कोई और मुद्दा है जो देश को जागना चाहिए इसके बारे में या जानना चाहिए? देश को जागने के लिए वही है कि देखो, सबसे पहल वही वाली बात है कि हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। वो उस फिलॉसफी से निकलना पड़ेगा कि सानू की, मैनू की, उससे चीज़ से निकलना पड़ेगा। जब तक हम कम्युनिटी, जब हम बोलते हैं हम उस संस्कृति के लोग हैं जिसमें कहते हैं कि सबका भला करे भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, तो हम उस चीज़ को फॉलो करें, सबके बारे में सोचें, अपने से हटें। ज़रूरतों का तो कोई एंड नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ बदलती है, रोज़ नए मोबाइल आते हैं, रोज़ नई गाड़ियाँ आती हैं, तो वो चीज़ों को हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हर आदमी अपने आप अंदर, जो आज की डेट में मैं समझती हूँ कि खालीपन महसूस कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, खालीपन है, मतलब सैडनेस है। वो चीज़ है नहीं हवा में जो कहीं कभी होती थी। मैंने कभी कविता उस पर भी लिखी हुई है, देखते देखते कि मेरे देखते देखते कैसे उजड़ गया चमन। तो एक कविता का कुछ हिस्सा बता दो जो आपका फेवरेट हो। तो मैं आपको एक ऐसी लाइन जो लोगों को सुननी चाहिए ताकि एक अच्छी मैसेज आए लोगों में। देश प्रेमियों को अब जागना होगा, देश प्रेमियों को अब जागना होगा, साथ मिलकर हर कदम बढ़ाना होगा। तो यहीं से ये मैसेज चला जाता है कि अगर हर आदमी जो देश के प्रेम की बात करता है वो जाग जाए सही मायने में, बिना किसी को फॉलो किए, तो देश अपने आप ही प्रगति करेगा और हर चीज़ जो है ना वो ठीक हो जाएगी। अभी मैं आपको जो बात कर रही थी कि सुकून कहीं ख़त्म हो गया है, सुकून दिल को नहीं
चारों तरफ फैला कोहराम है। जी सकून दिल को नहीं, चारों तरफ फैला कोहराम है। जी छूट रहा अपनों का अपनों से साथ है। जी छूट रहा अपनों का अपनों से साथ है। बढ़ रहा धरा पर पाप अत्याचार है। जी बढ़ रहा धरा पर पाप अत्याचार है। अब धरा को कल्कि का इंतज़ार है। जी डूबती नैया का बस यही पतवार है। जी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भगवान कहीं उतरेंगे और हमें पार लगाएंगे। जी तो कोशिश ये करें कि हम खुद कुछ एफर्ट करें जी कि भगवान को उतरना ना पड़े, उन्हें कष्ट ना उठाना पड़े और चीज़ें जो खुद ब खुद वो संभल जाएं। मेरा ये मानना है कि हम कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं जी ये स्वर्ग नर्क है। जी सब यही है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो क्यों ना हम इसे स्वर्ग बना लें, जी रादर देन कि हम सोचें कि हम बाद में स्वर्ग में जाएंगे। जी। तो धरती को ही स्वर्ग बना लें। बिल्कुल। हाँ, और जो आजकल दशा है वो नर्क की ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ थे लेखिका केसी गुप्ता जी और उन्होंने अपने विचार रखे और उनकी जो बुक्स है उनका भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे आपको, और आप एक बार ज़रूर विजिट करिए उनकी जो ई बुक्स लॉन्च कर रही है। साथ में समाज के हर पहलू पर उन्होंने बुक्स लिखी है, अत्याचार पे, महिलाओं पे, बेरोजगारी पे और सरकार के ऊपर भी। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।